कोशिकांग। सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं कोशिकांग, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेल ऑर्गेनेल। अब देखो हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो परिभाषा क्या होती है कि सेल के अंदर एक ऐसी विशेष संरचना जो एक विशेष फंक्शन प्रदर्शित करती है उसे सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। दोबारा बोलता हूँ कि सेल के अंदर एक ऐसी विशेष संरचना जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है उसे कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। कोशिकांग को मेम्ब्रेन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दूसरा होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तीसरा होता है जिनके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें बोलते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब देखो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है इनको हिंदी में बोलते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं इनको बोलते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। और जो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है उन्हें बोलते हैं हम झिल्ली विहीन कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें पहला पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसे कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है जिसे इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अगर हम ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके अंदर 55S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब दूसरा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है ना, जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती हैं उन पर जो भी गतिविधि का नियंत्रण करता है वो न्यूक्लियस करता है। तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, कोशिका का नियंत्रण केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखो एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के नाम से भी जाना जाता है जिसे हिंदी में अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी बोलते हैं। अब देखो अब हम पढ़ेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो इसमें पहला पढ़ते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम पढ़ते हैं। तो लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं हम डिस्ट्रक्शन एंड डाइजेशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। डिस्ट्रक्शन एंड डाइजेशन सेंटर भी बोलते हैं। तो ये हो गया लाइसोसोम सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तथा इसे डिस्ट्रक्शन एंड डाइजेशन सेंटर भी बोलते हैं। सेकंड होता है एंडोसोम। एंडोसोम को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग सेंटर भी बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम का फंक्शन होता है फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने का। तो यह फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है। फैटी एसिड जो बसी अम्ल होते हैं ना उन्हें ब्रेक डाउन करता है और यह डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। सेकेंड इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है।
अब देखो, अगला हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजिसोम। ये भी एक प्रकार का एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, ग्लाइकोजिसोम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, चलो इसके बारे में मैं आपको एक विशेष फंक्शन बता देता हूँ कि जो गोल्गी बॉडी होती है, साइंटिस्ट थे हमारे कैमिलियो गोल्गी, जिनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। तो गोल्गी बॉडी को हम पोस्ट ऑफिस द सेल बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस द सेल, पोस्ट ऑफिस द सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका का डाकघर। अगर इसके अन्य फंक्शन के बारे में बात करें तो यह प्रोटीन सॉर्टिंग में मदद करता है, प्रोटीन सॉर्टिंग में मदद करता है। नेक्स्ट, पैकेजिंग में भी मदद करता है, पैकेजिंग में भी मदद करता है, और प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में भी मदद करता है, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में भी मदद करता है। अब देखो, अगर हम दोबारा इसके फंक्शन की बात करें, गोल्गी बॉडी को एक तो क्या कहा जाता है, कोशिका का डाकघर या पोस्ट ऑफिस का सेल बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सॉर्टिंग, पैकेजिंग एवं प्रोटीन मॉडिफिकेशन में भी मदद करता है। अब देखो, हाँ, इसके विशेष फंक्शन और होता है एक और, कि यह सेरिन या थ्रेनिन, यह क्या करता है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में भी मदद करता है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में भी मदद करता है। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में मदद करता है कहाँ पर, OH ग्रुप पर, एट OH ग्रुप ऑफ सेरीन या थ्रियोनिन, सेरीन या थ्रियोनिन। अब देखो, यह सेरीन या थ्रियोनिन के OH ग्रुप पर या हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी करता है। देखो, पोस्ट ऑफिस मतलब गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, इसे पोस्ट ऑफिस द सेल बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है एक प्रोटीन सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड प्रोटीन मॉडिफिकेशन में मदद करता है, और यह सेरीन या थ्रियोनिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक झिल्ली युक्त कोशिकांग ER, इसे बोलते हैं हिंदी में अंतःपरिधीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, ER होता है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ ER, एक होती है रफ ER और एक होती है स्मूथ ER, रफ ER और एक होती है स्मूथ ER। देखो, रफ ER को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो इसे बोलते हैं खुरदरी अंतःपरिधीय जालिका, और इसे बोलते हैं चिकनी अंतःपरिधीय जालिका। अब देखो, रफ ER का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। तो रफ ER का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है, और यह क्या करवाता है। देखो, गोल्गी बॉडी ने क्या करवाया था, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, लेकिन जो रफ ER होता है यह एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करता है। यह क्या करता है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करता है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करता है। किस पर करता है, एस्प्राजीन के CONH2 ग्रुप पर, ऑन CONH2 ग्रुप ऑफ एस्प्राजीन। तो देखो, ER दो प्रकार की होती है, रफ ER और स्मूथ ER। रफ ER को हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःपरिधीय जालिका, और SER को बोलते हैं स्मूथ मतलब चिकनी
अंतःप्रद्रव्य जाल का। जो रफ ईआर होती है इसके ऊपर क्या होते हैं, ईआर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जाल का। जिसका फंक्शन होता है, एक होता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है। अब हम पढ़ेंगे स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का मेन फंक्शन होता है लिपिड की सिंथेसिस करना। ये किस में मदद करता है, लिपिड की सिंथेसिस में मदद करता है या लिपिड का संश्लेषण करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। अगला पॉइंट होता है कैल्शियम को स्टोरेज करता है, कैल्शियम स्टोरेज में मदद करता है। और यह किसको उत्पन्न करता है, यह गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल भी उत्पन्न करता है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल भी इसके द्वारा ही बनती हैं। अब देखो ईआर दो प्रकार की होती है, रफ ईआर और एसईआर। रफ ईआर का मेन कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस और एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। स्मूथ ईआर का मेन कार्य होता है लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, कैल्शियम स्टोरेज। और ये क्या क्या बनाता है, गोल्गी बॉडी यही बनाता है, लाइसोसोम भी यही बनाता है और वैक्यूल भी यही बनाता है। अब हम पढ़ते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। देखो पहला होता है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल या झिल्ली बेन युक्त कोशिकांग, इसे बोलते हैं, हाँ पहला होता है राइबोसोम। राइबोसोम जिसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यह क्या काम करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक। दूसरा होता है झिल्ली वेन युक्त कोशिकांग होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना केंद्रक, उसके पास स्थित, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है राइबोसोमल फैक्टरी, यह आरआरएनए बनाता है। इसका मेन कार्य होता है राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोशिका का राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल। क्या बनाता है, आरआरएनए बनाता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है आरआरएनए की सिंथेसिस करना। अगला होता है सेंट्रियोल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक प्रकार का झिल्ली वेन युक्त कोशिकांग होता है। सेंट्रोसोम ये भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अब देखो सेंट्रोसोम होता है ना, उसके अंदर ही सेंट्रियोल पाया जाता है। तो एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अब हम पढ़ते हैं अगला झिल्ली वेन युक्त कोशिकांग पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, जो साइटोस्केलेटन होता है कोशिका कंकाल, यह भी एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है तथा यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, दूसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, तीसरा होता है माइक्रोफिलामेंट। अब देखो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उनका मेन कार्य होता है स्ट्रक्चर सपोर्ट में मदद करते हैं तथा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एवं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये किस में मदद करते हैं, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो सेल की मोटिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी में मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट झिल्ली वेन युक्त कोशिकांग होता है प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम और अगला होता है स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल का क्लासिफिकेशन और उनका फंक्शन। ओके, थैंक यू।